हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया था। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने एटमॉस्फेयर है क्या, एयर कंपोजिशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, और इसके साथ ही वाटर साइकिल के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर से। तो ओजोन लेयर है वो एक ऐसी लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, और जो सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि सन से अलग अलग टाइप की जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है इनको ये एब्जॉर्ब करे। जो यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, वो तीन टाइप की आती है, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। यूवीसी है उसको कंप्लीटली ओजोन लेयर अपने बाहर, जो मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें एंट्री नहीं करने देती, स्ट्रेटोस्फेयर से ही उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। यूवी बी है, इसका कुछ बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, कुछ थोड़ा बहुत जो यूवी बी रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंच पाती है। और यूवी ए है वो कंप्लीटली जो ओजोन लेयर है उसको क्रॉस करके कहाँ पे, अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। जो ये रेडिएशंस हैं ये भी हार्मफुल होती हैं। और अभी क्या हो रहा है कि हम एयर पोल्यूशन खोज कर रहे हैं, अलग अलग गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, बहुत सारी जो अलग अलग गैसेज है उनको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं एज अ पोल्यूटेंट। वो एज अ पोल्यूटेंट जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीटिंग कर रही है। ओजोन लेयर की डिप्लीटिंग मतलब ये नहीं है कि भाई ये ओजोन लेयर है इसके आर पार यहाँ पे कोई होल हो गया। जो ओजोन होल है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके आर पार कोई होल हो गया, ऐसा नहीं होता। ओजोन लेयर का मतलब, ओजोन लेयर के अंदर होल होने का मतलब है इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इस लेयर की मोटाई जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर धीरे कम होगी, ये जो थिकनेस है वो कम होगी, तो ऑब्वियसली जो यूवी रेडिएशन आ रही, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही, जिनको सी को कम्प्लीटली ये एब्जॉर्ब कर रही है, बी का कुछ हिस्सा ही जाने दे रही है, तो अगर इसकी थिकनेस कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये सारी की सारी रेडिएशंस हैं ये डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचने लग जाएंगी। यूवीसी बी है ये भी कंप्लीट अर्थ पे पहुंचने लग जाएगी, और ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इनकी वजह से कोई ना कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर इफेक्ट पहुंचेगा। और अभी भी जो अंटार्कटिक है, मतलब जो आर्टिक और अंटार्कटिक दो रीजन होते हैं अलग अलग, अभी मैं बताती हूँ। जो अर्थ है हमारी, उसमें अलग अलग जो अलग अलग पोल्स प्रेजेंट है, आर्टिक पोल और अंटार्कटिक, वहां पे ये हमारी अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। ये बीच में होता है इक्वेटर, ऊपर की साइड क्या होता है, आर्टिक रीजन, आर्टिक आर्टिक रीजन प्रेजेंट होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन है। तो क्या है, मेनली जो कंट्रीज है वो इस एरिया में, यहाँ पे मेनली सी एरिया ज्यादा प्रेजेंट है, कुछ कंट्रीज भी प्रेजेंट है लेकिन ज्यादा सी एरिया है। लेकिन फिर भी जो ओजोन होल है वो कहाँ पे हुआ, अंटार्कटिक रीजन में हुआ। क्यों हुआ, यहाँ से जो पोल्यूशन कोज हो रहा है वो एयर के अंदर मिक्सअप होगा, एयर में मिक्सअप होगा। अब ये तो है नहीं कि वहां पे कोई बाउंड्री है, एयर को ये पता है कि भाई ये आर्टिक रीजन है, मेरे को अपना पोल्यूशन यहीं तक रखना है, मुझे अंटार्कटिक रीजन में नहीं जाना है, ऐसा तो होता नहीं है। एयर के अंदर मिक्सिंग होने के बाद वो गैसेज से आर्टिक रीजन की तरफ भी आती है, तो आर्टिक रीजन में आ रही है, तो अंटार्कटिक रीजन से आर्टिक रीजन में आ रही है, और आर्टिक रीजन की जो हार्मफुल गैसेज है वो अंटार्कटिक में आ रही है। मतलब दोनों साइड की जो एयर है उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है। आर्टिक के अंदर क्या था, आर्टिक के अंदर बहुत सारी गैसेज है वो पर हार्मफुल गैसेज है वो प्रेजेंट है एज अ पोल्यूटेंट, वो अंटार्कटिक में आ रही है और यहाँ पे आके वो अपना इफेक्ट है वो शो करती है। और ओजोन के अंदर जो अंटार्कटिक रीजन है वहीं पे जो उसकी थिकनेस है वो कम हुई है, उसमें होल हुआ। जो थिकनेस है वो कितने तक कम हो रही है, टू 295 mm।
इसकी जो नॉर्मल थिकनेस होती है वो 390 टू 400 mm। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस, जब होल में इसको काउंट हम कब करते हैं, जब इसकी जो थिकनेस है वो 240 mm तक पहुंच जाती है। कहाँ 400 और कहाँ 240, तो इतने कम मोटाई हो जाती है तो उसको होल में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से यूवीसी एंड यूवीबी की प्रॉपर अमाउंट है वो अर्थ पे पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमें यही पढ़ना है कि ओजोन लेयर है क्या, उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसमें जो होल है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसके इफेक्ट्स क्या पहुंचेंगे वो डिस्कस हम करते हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, हमें पता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। एलोट्रोप मतलब वो एलिमेंट्स जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में रहते हैं उनको हम एलोट्रोप बोलते हैं। तो ऑक्सीजन है वो भी O2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और O3 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो ओजोन है वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O3, और इसको मेजर किया जाता है डॉब्सन डीबी में, इसको, सॉरी एक मिनट, डीबी में इसको मेजर किया जाता है, डॉब्सन में। ये चीज आप 8th क्लास में भी या फिर 7th क्लास में भी पढ़ी होगी इसके बारे में। तो जो ओजोन है उसका केमिकल फॉर्मूला होगा O3, एंड जो ओजोन है उसको मेजर किस में करते हैं, डॉब्सन में मेजर करते हैं, जिसको डीबी से डिनोट किया जाता है। ओजोन गैस है ये ब्लू गैस होती है, जो ओजोन गैस है ये ब्लू गैस है, और इसकी स्मेल बहुत ही प्लेजेंट ऑर्डर होता है, बहुत ही प्लेजेंट ऑर्डर है। हाईली पॉइजनस होती है टू लिविंग सिस्टम। अभी तक तो हम इसको बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ये तो पॉइजनस भी है। पॉइजनस कब है, जब ये अर्थ पे पहुंच गई, ये ओजोन है ये अर्थ पे पहुंच चुके। ट्रोपोस्फेयर में हमने अलग अलग स्फेयर पढ़े थे, देखिए यहाँ पे हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग स्फेयर पढ़े थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है 90%। ये ओजोन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। क्यों अच्छी है, क्योंकि ये यूवी रेज को रोक रही है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही थी उनको ये रोक रही है। लेकिन यही ओजोन अगर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में, मतलब जिस स्फेयर में हम रह रहे हैं उस स्फेयर में प्रेजेंट है, 10% प्रेजेंट होती है, 10% ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और उसको हम बेड ओजोन के नाम से जानते हैं। बेड ओजोन क्यों बोला, क्योंकि ये अगर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो इसको हम एज अ पोल्यूटेंट काउंट करते हैं। ये एक एयर पोल्यूटेंट बन जाती है जब ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है, तो और ये एयर को पोल्यूट करने का काम करती है। तो 90% ओजोन है वो हमारे लिए अच्छी है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो 10% जो ओजोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, वो हमारे लिए क्या होगी, बेड ओजोन होगी, वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। does not region called troposphere, जो इसका स्फेयर, कौन सा रीजन इसका स्फेयर नहीं है, ट्रोपोस्फेयर, और वहीं पे आएगी तो उसको हम बेड ओजोन बोलेंगे, ये हमने पढ़ लिया। द ओजोन लेयर इज हाईली इंपॉर्टेंट एज इट फिल्टर आउट द हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ये एक जो ओजोन लेयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि ये यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनको फिल्टर आउट कर रही है, मतलब यूवी सी को कंप्लीटली रोक रही थी, यूवी बी की कुछ अमाउंट है उसको रोक रही है, और यूवी ए का अमाउंट है वो वहां पे पास हो रहा था। ये देखिए यूवी ए का पास हो रहा है, यूवी बी को कुछ हद तक ये यहाँ पे रोकने का काम कर रही है, और यूवी सी को ये कम्प्लीटली रोक देती है, अर्थ पे नहीं पहुंचने देती। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट ओजोन इनटू मोलिकुलर। जो रेडिएशन पड़ रही है सन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन पे पड़ रही है, वो क्या कर रही है, वो ओजोन को तोड़ने का ही काम कर रही है। जो O3 मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, जिसको हम ओजोन नाम दे रहे हैं, वो यूवी रेज की वजह से किस में स्प्लिट आउट हो गया, ऑक्सीजन एंड वन ऑक्सीजन एटॉमिक, मतलब एक मोलिकुलर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है और एक एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है, साथ में हीट प्रोड्यूस वो कर रहा है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी वजह से भी ऑक्सीजन है वो स्प्लिट आउट हो
रही है। और ये जो एक ऑक्सीजन का कंपोनेंट बाहर निकल रहा है, ये कोई भी जो एज अ पोल्यूटेंट जो गैसेस निकली हुई उनके साथ बाइंड अप हो जाता है। क्लोरीन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, उनके साथ ये बाइंड अप हो जाएगा और वहां पे स्टे करना स्टार्ट कर देगा। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, अगर ओजोन डिप्लेशन हो जाता है, ओजोन के अंदर होल हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे। एक तो हम बार बार ये चीज रिपीट करें भाई, यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी। डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी तो ह्यूमन बींग, एनिमल, प्लांट, इन्वायरमेंट सबको इफेक्ट पहुंचाएंगे, अलग अलग डैमेजेस है वो करेंगी। डिप्लीटिंग ओजोन लेयर अलाउ मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, किस वजह से, मोर यूवी रेडिएशंस की वजह से उसका ब्रेकडाउन होगा। और वही यूवी रेडिएशंस उसको डिजोल्व करके कहाँ पास हो रही है, पीछे हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे, अगर ये जो ओजोन लेयर है ये पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, इसकी थिकनेस कम हो जाए, तो ये सारी यूवी रेडिएशन कहाँ पे आएंगे, अर्थ के ऊपर आएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन हो गया ओजोन का, तो वो अल्ट्रावायलेट को आराम से आने देगी कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। दीज यूवी रेज कोज वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग पे जो भी प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, ह्यूमन प्रेजेंट है, सबके ऊपर ये अपना इफेक्ट शो करेगी। जैसे कि स्किन कैंसर होगा, डैमेज ऑफ आइज, जो आइज आइज के अंदर इरिटेशन होने लग जाएगी, जो इंसिडेंस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है, जो हमारा रेटिना कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वो जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, उसको डैमेज करेगी। डैमेज द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगी। एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी भी कोज होगी एनिमल्स के अंदर, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्रॉप यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। मेनली जो लीव्स होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, उसको डैमेज करने का काम करता है यूवी रेज। और स्मोक फॉर्मेशन होगी, अलग अलग स्मोक होती है, फोटो केमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक में जो O3 है, यूवी रेज है, उनका मेन पार्ट होता है। तो अगर ओजोन डिप्लीट आउट होती है तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं हमारे लिए। तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, और हमें जो अलग अलग जो सोर्सेज है उनको हमें रोकना चाहिए। पोल्यूशन के अलग अलग जो सोर्सेज है उनको रोकना चाहिए, और जो हार्मफुल गैसेज है वो रिलीज हो रही है उनको भी धीरे धीरे कम करना चाहिए। इसके लिए जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे कि एनपीसीसी हो गया, इसके अलावा जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड अलग अलग एजेंसी बनाई गई है वो इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने दो प्रोटोकॉल्स भी दे रखे हैं इसके ऊपर, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लेना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में आया था, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1997 में, और फोर्स में 2006 में आया था। तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ लोगे तो कोई हार्मफुल मतलब नुकसानदायक तो रहेगी नहीं, वो हमारे लिए काम की चीज है। तो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं धीरे धीरे, और हमें भी अपनी तरफ से कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर है वो हमें लाइफ दे रही है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आएंगे, और हम उन यूवी रेज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम सरवाइव नहीं करेंगे। तो ये हो गया ओजोन के बारे में। उसके बाद फिर हम देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल है उसके अंदर मेनली क्या होता है, वाटर साइकिल में जो भाई कैसे कैसे वाटर बॉडी से इवोपरेशन होगा, कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स का कंडेंसेशन होगा, और फिर कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगी, देन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस चलेगी। तो मान लो हमारे पास ये एक वाटर बॉडी है जी, इसके ऊपर जो सन की रेज है वो आई यहाँ पे, ये वाटर बॉडी हीटअप हो गई। हीटअप होने के बाद ये क्या होगी, इवोपरेट होगी। इवोपरेट हो गया, वेपर्स है वो वहां पे वेपर की फॉर्म में जो वाटर था वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो गया। दूसरी बात करें हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स जब समर सीजन होता है उसमें ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस होती है, तो ये अपनी लीव्स के थ्रू वाटर है उसको इवोपरेट करते हैं, तो ये भी वाटर इवोपरेट हो जाएगा। ये सारा का सारा वाटर इवोपरेट होके ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे इनकी कंडेंसेशन होगी। जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आया था वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले टीनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन करेगा, और फिर वो टीनी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाएगी और क्लाउड फॉर्मेशन कर देगी।
क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, और देन फिर यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेशन जो मतलब रेनफॉल है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये वापस वाटर कहाँ पे आ गया, हमारी वाटर बॉडी में, जहां से गया था वहीं से ये वापस आ रहा है। प्लांट्स के अंदर भी बात करें तो जो रेन का वाटर था वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी टाइप से पूरी की पूरी ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। ये मेनली क्या क्या इंक्लूड करेगी, वाटर वेपर इज कैरिड बाय एयर, एयर के थ्रू वाटर वेपर्स कैरी किए जाएंगे। एयर गेट हीटेड, एयर है वो गर्म होगी। हॉट एयर राइज जब ऊपर जाएगी, कैरिंग वेपर विद इट, जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने साथ जो वेपर्स है उनको लेकर जाएगी। एज एयर राइज अप इट एक्सपेंडेड एंड कूल, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी। एक्सपेंड मतलब वेपर से दूर दूर होंगे और वो कूल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कूलिंग कोज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस, जो वेपर्स कूल हो रहे हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी और वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कंडेंसेशन फॉर्म द टीनी ड्रॉपलेट्स, और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है और ह्यूमिडिटी कोज होने की वजह से वहां पे बारिश हो जाती है। तो ये हो गई वाटर साइकिल। यहाँ से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि प्लांट्स का क्या रोल है वाटर साइकिल के अंदर, या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, तो ऐसे इवोपरेशन प्रोसेस क्या होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 4th-5th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में और वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम वाटर क्या होता है, वाटर पोल्यूशन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है, कौन कौन से कोजीज है जिनकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है और कैसे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।